ले दे के रात निकली। और ये कौन सी तारीख थी? 2 तारीख की शाम को 6 बजे की घटना शुरू होती है और रात निकलती है। अब 3 जनवरी आता है। बाय मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। सुबह होते होते द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से, कंट्रोल माने नियंत्रण में। जो पंप था रात भर चलता रहा, बाकी पंप खराब हुए, पर एक इलेक्ट्रिकल पंप जो मिला उससे जो हमने पानी फेंका, परिणाम बड़ा अच्छा निकला कि अब स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। अंदर का पानी काफ़ी कुछ बाहर हो चुका था। कैनवास से जो मैंने ब्लॉक किया था वो भी काम कर रहा था। जितना पानी अंदर आता था पंप उसको बाहर फेंकने में पर्याप्त था। और अब पंप को हम थोड़ा रेस्ट भी देने लगे। एंड टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। अब उसे हम 2 घंटे का रेस्ट भी देने लगे। रोटेशन, इन रोटेशन मतलब एक के बाद एक। और हम लोग भी ऐसी रोटेशन में आराम करने लगे। रेस्ट करना है ना आराम करना। तो इस प्रकार अब 2-2 घंटे के रोटेशन में थोड़ा आराम होने लगा, क्योंकि स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी, नियंत्रण में आ गई थी। दिन हो गया था, काफ़ी पानी निकल गया था, बाहर निकाल दिया गया था, सब लोग सुरक्षित थे। सुजाने को चोट लगी थी, लेकिन वह एक बहादुर बच्ची के तरफ व्यवहार करके अपने को उसने कंट्रोल में रखा था और अपने जवाब से तो सभी को उसने बड़ा प्रेरित कर दिया था। उसका ये जवाब कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप सब लोगों की जान बचाने में लगे हुए हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो उसका ये प्रेरणाप्रद जवाब भी पिता के साथ था। We still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन इस सब के बावजूद भी we still had a leak. लीक होना मतलब कहीं से निकलना। पानी लीक हो रहा है, न्यूज़ लीक हो गई है, कहीं से निकल जाना। तो अभी भी मैंने देखा कि कहीं से पानी लीक होके अंदर आ रहा है, काफ़ी पानी। We still had a tremendous leak. बहुत ज़्यादा लीकेज कहीं था, somewhere below the water line. And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. कील मतलब क्या होता है? जहाज का कील जिसे बोलते हैं, सबसे नीचे का हिस्सा। जहाज के कील मतलब सबसे नीचे का हिस्सा, कील, KEEL। तो जो हमारा जहाज था उसके जितने भी मेन रिब फ्रेम थे, जिसके आधार पे पूरा जहाज बनता है, उसको शेप देते हैं, वो रिब, उसकी भी अपनी पसलियां होती हैं ना, पसली जैसा उसका भी ढांचा होता है। तो जो ढांचा था वो काफ़ी कुछ टूट गया था और कील पर बह रहा था। स्मैश डाउन टू द कील। स्मैश करना मतलब टूट जाना, तोड़ देना। तो जब बहुत ज़्यादा लीक मैंने देखा तो मैंने पाया कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स। मैंने देखा कि हमारे जहाज के जितने भी रिब फ्रेम हैं मेन वाले, वो टूट चुके हैं, स्मैश डाउन टू द कील। In fact, there was nothing holding up a whole section of a starboard hull except a few cupboard partitions. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. सच्चाई तो ये थी कि उसका जो फ्रेम टूट गया था, रिब का ढांचा, जहाज का जो ढांचा टूट गया था और जो कील में पड़ा था, तो सच्चाई तो ये थी कि अब जहाज में कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं थी जिससे कि उसका जो हल है वो टिका रहे। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप। होल्ड अप मतलब पकड़ना, होल्ड मैंने पकड़ना। देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल। पूरे हल को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो जो हल बचा हुआ था वो केवल इसलिए क्योंकि हल में जो कबर्ड बने थे, रैक बने हुए थे, वो रैक हल को पकड़े हुए थे। अंदर जो रैक जैसा बना हुआ था, कबर्ड बना हुआ था, पार्टीशन जो बने हुए थे। पार्टीशन बनते हैं, पार्टीशन आप जानते हैं ना, लकड़ी का पार्टीशन बनाना।
तो ये पार्टीशन के खीलों से वो जो दीवार थी वो टिकी हुई थी बस, अदरवाइज दीवार के लिए जो असली जो फ्रेम होता है वो तो सब टूट के तहस नहस होकर नीचे पड़ा हुआ था। सो आई रिपीट अगेन that by morning 3rd the pumps had water level sufficiently under control for us and we could take 2 hours rotation rest, but we still had a tremendous leak. रात में तो सब काम हुआ, सुबह पानी कम हो गया, लेकिन फिर भी चिंता थी कि पानी फिर भी भरभरा के आ रहा था। और क्यों आ रहा था? क्योंकि उसका जो मेन फ्रेम था वो टूट चुका था, पड़ा हुआ था कील में, और जो उसका हल था, हल से लगी हुई दीवार के बल पर ही उसमें जो पार्टीशन था, उसमें जो कबर्ड थे, कैबिन बने थे, उस कैबिन के खीलों के बल पर ही सब टिके हुए थे। बस भगवान ही बचाए। आई मीन इट्स ओनली गॉड्स ग्रेस, आवर लक दैट इट वाज स्टिल इंटैक्ट। किसी तरह हमने 15 घंटे निकाले। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। शाम के 6 बजे 2 तारीख को वेव हिट करती है। सुबह के 6 बजे स्थिति थोड़ी बेहतर होती है और सुबह के 6 बजे यानी 12 घंटे हो गए, करीब 9-10 बजे तक हम लोग थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। अब करीब 15 घंटे हो चुका था, यानी अब आगे की जो घटना है वो सुबह के 3 तारीख की सुबह के 9-10 बजे के बाद की घटना का वर्णन है। अब क्या होता है देखें, नैरेटर क्या बताता है। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। 15 घंटे तो हमने निकाल दिए थे, लेकिन हमको मालूम था कि वेव वॉकर जो है, जो जहाज है, अब वो जुड़ा नहीं रहेगा। इट विल नॉट होल्ड टुगेदर फॉर लॉन्ग, मतलब अब उसका ढांचा कमज़ोर हो गया, कभी भी चरमरा जाएगा। और ये हम समझ गए थे कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले भी टूट सकता है, और बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि पूरी शंका थी कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये जहाज़ हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जा पाएगा, इस पर शंका थी। सो वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वाटर would not hold us together long enough for us to reach Australia. 15 घंटे तो इस जहाज़ ने निकाल लिए, लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक ये जहाज़ टिक पाएगा उम्मीद नहीं थी, शंका नहीं थी। ये जहाज़ हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाएगा, इसमें डाउट था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands. अब जब मैंने देखा कि जहाज़ ये पहुंचा नहीं पाया, इसका शरीर जर्जर हो गया है, जहाज़ चरमरा रहा है, कभी भी वो ढह जाएगा, मैंने चार्ट्स वगैरह को देखा, और जिसमें पूरा नक्शा रहता है, मैप रहता है, जहाज़ी रूट, समुद्री रूट के नक्शे वगैरह रहते हैं, तो उसमें देखा कि पास में कहीं पर 2 आइलैंड हैं। आइलैंड यानी द्वीप, द्वीप यानी ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हो, एक द्वीप है। I checked out the chart and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers east. केप टाउन से हम ईस्ट चले थे, 3,500 किलोमीटर आगे पहुंचे थे, और 2 तारीख की शाम को एक घटना होती है। 15 घंटे और हो गए, हम कुछ और 100 किलोमीटर आगे बढ़ गए, और ईस्ट की ओर अब हम चले जा रहे हैं। और दिन के 10 बजे जब मुझे लगता है कि ये जहाज़ अब संभल नहीं पाएगा, जहाज़ अब हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा पाएगा, तो मैं नक्शों को देखता हूं, चार्ट को देखता हूं और कैलकुलेट करता हूं कि आसपास कहीं पर 2 आइलैंड हैं, जो वो भी आसपास से मतलब कुछ 100 किलोमीटर आगे, few 100 किलोमीटर, नॉट 1 और 2 किलोमीटर, few 100 किलोमीटर ईस्ट में है, यानी और उस तरफ। ऑस्ट्रेलिया भी ईस्ट में था, तो यानी ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में ही उससे पहले, काफ़ी पहले 2 द्वीप हैं, ऐसा मेरे को नक्शे के कैलकुलेशन से लगा। वन ऑफ देम नोन एज आइल्स एम्स्टर्डम। देखिए नक्शे में कहाँ है ये आइल्स एम्स्टर्डम। हियर इज द मैप, यू सी आइल्स
आइलैंड को शॉर्ट में बोले आइल्स। और एम्स्टर्डम तो वैसे एक बहुत प्रसिद्ध शहर का नाम है हॉलैंड के। एम्स्टर्डम हॉलैंड के एक बहुत प्रसिद्ध शहर का नाम है, लेकिन यहाँ पर एक द्वीप का भी नाम है, आइल्स एम्स्टर्डम। I checked and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east, यानी on way to Australia. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उसमें से जो एक आइल एम्स्टर्डम था जो मेरे नक्शे में दिख रहा था, वो फ्रेंच लोगों का एक बेस था जहाँ पे वैज्ञानिक काम करने के लिए उसका उपयोग करते थे। वैज्ञानिक काम करने के लिए उस द्वीप का उपयोग करते थे कौन? फ्रेंच लोग। Our only hope was to reach these pinpricks. Pinpricks, हमारी केवल एक ही उम्मीद अब थी कि किसी तरह यहाँ पहुँच जाएं। और pinpricks का मतलब क्या होता है? और फिर क्या बोलता है? Pinpricks in the vast ocean. एक पिन को प्रिक करते हैं। प्रिक करना मतलब गड़ाना। पिन को गड़ाना मतलब कितना बारीक होगा। तो ये जो द्वीप भी है, इतने बड़े महासागर में, सदर्न इंडियन ओशन जैसे महासागर में, उनकी लहरों के बीच ये जो द्वीप हैं, ये भी एक पिन की तरह हैं, बहुत छोटे। क्योंकि महासागर इतना बड़ा है तो उसकी तुलना में पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, वास्ट मतलब विशाल, वास्ट माने विशाल, इस विशाल समुद्र में ये पिन प्रिक्स की तरह थे, पिन प्रिक्स की तरह थे, बहुत छोटे पिनों की तरह थे। और हम केवल यही प्रार्थना कर रहे थे, यही उम्मीद कर रहे थे, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, बट अनलेस मतलब जब तक, अबेट होना मतलब कम होना, जब तक विंड की स्पीड कम नहीं हो जाएगी और समुद्र की लहरें, तरंगें कम नहीं हो जाएंगी, वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। यानी लेखक कह रहा, नरेटर कह रहा है, अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम। स्लिम चांस होना, स्लिम माने पतला, स्लिम वेस्ट पतली कमर, स्लिम होप कम उम्मीद, उम्मीद बहुत कम है, पतली उम्मीद है मतलब बहुत कम उम्मीद है, स्लिम होप, स्लिम चांस मतलब बहुत कम चांस है। इंडिया हैज़ ए वेरी स्लिम चांस ऑफ विनिंग गोल्ड इन हॉकी, राइट। सो स्लिम माने कम चांस। तो नरेटर कह रहा है कि यदि हवा कम नहीं होगी, समुद्र का बहाव कम नहीं होगा, समुद्र की लहरें कम नहीं होंगी और इतनी कम ना हो जाएं कि हम अपना मास्ट उठा सकें, वी कुड हॉइस्ट माने लहराना, सेल माने पाल, मैंने बताया, सेल माने मास्ट का पूरा हिस्सा रहता है जिससे नाव को दिशा दी जाती है। तो जब तक वो दिशा नियंत्रक पाल को हम खड़ा नहीं कर पाएंगे, तब तक ये उम्मीद करना कि हम पहुंच जाएं गलत होगा। और दिशा नियंत्रक पाल को हम कब खड़ा कर सकते हैं? जब हवाओं की रफ्तार कम हो जाए, तूफान की गति कम हो जाए, तभी हो पाएगा। और टू हॉइस्ट माने लहराना, फहराना। टू हॉइस्ट द फ्लैग, वी हॉइस्ट फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग ऑन 15th August every year. Our Prime Minister hoists our national flag on 15th August from the Red Fort. 15 अगस्त को लाल किले में झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री। सो टू हॉइस्ट मतलब फहराना, लहराना। तो हमारे लिए इसको पाल को खड़ा करना जरूरी था, लेकिन वो तभी संभव था जब आंधी तूफान कम हो जाए, अबेट हो जाए। अबेट होना यानी कम होना। आवर चांसेस वुड बी स्लिम, अन्यथा हमारे पहुंचने की संभावना बहुत कम रहेगी। कहाँ पहुंचने की संभावना? आइल्स एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत 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 दूर था, वहाँ तक तो हमारा जहाज़ जा ही नहीं सकता था, वो तो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, लहरों थपेड़ों से टूट चुका था। तो ऑस्ट्रेलिया तक जाना संभव नहीं था, पर आसपास जो आइलैंड था वहाँ तक जाने की उम्मीद थी, बशर्ते हमारा पाल खड़ा हो जाए।
और पाल कब खड़ा होगा? जब हवा कम हो जाए, तूफान कम हो जाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो बहुत तेज़ रफ्तार से जो हवा चल रही थी, ग्रेट वेव, जो तरंगें आ रही थी, उसने हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग इंजन। एक मुख्य इंजन होता है और उसको एक सपोर्ट करने के लिए एक इंजन और रहता है, जो कि मुख्य इंजन के ख़राब होने पर, मुख्य इंजन में कुछ समस्या आने पर ऑक्सिलरी इंजन की मदद ली जाती है। हवाई जहाज़ में भी ऐसी ऑक्सिलरी इंजन होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्टैंड बाय इंजन। तो इसमें भी स्टैंड बाय इंजन था। दुर्भाग्य से वेवों की थपेड़ों में हमारा ऑक्सिलरी इंजन भी खराब हो चुका था। 3 पंप तो खराब हो ही गए थे, ये ऑक्सिलरी इंजन भी खराब हो चुका था। तो समस्याएं मुंह बाय खड़ी थी और बढ़ती ही जा रही थी। चिंता लगातार हो रही थी कि अब क्या होगा। और 10, 11, 12 बज चुका था दिन का। इससे पहले कि शाम हो, कुछ रास्ता निकले, कुछ जाने कि कैसे हम आइलैंड पहुंच पाएंगे कि भी नहीं। ऐसा सोचते सोचते, खतरों को झेलते झेलते अब 4 जनवरी आ गया था। 2 तारीख की शाम की घटना दुर्घटना के रूप में बदलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी समस्याएं, और यहाँ अब 4 तारीख आ गई, 4 जनवरी, यानी 36 घंटे हो चुके थे। ऑन January 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, क्या कर रहे थे हम लोग इस दौरान? पंपिंग ही तो कर रहे थे, स्टीयरिंग ही कर रहे थे। तो कंटिन्यूअस पंपिंग एंड स्टीयरिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। लास्ट फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू माने कुछ, अब कुछ सेंटीमीटर ही बचा था पानी। किसमें? अभी किनारे नहीं पहुंचे हैं। 36 घंटे लगातार पंपिंग करते करते, वो भी बाद में एक ही पंप बचा था। अब हमारी जहाज़ में पानी बहुत कम हो गया था, यानी डूबने की संभावना पानी के वजन से अब कम हो गई थी। लेकिन जहाज़ टूटा था, वो खतरा तो बना ही हुआ था। जहाज़ ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकता था, वो खतरा तो बना ही हुआ था। पानी कम कर दिया हमने पंपिंग के साथ, 36 घंटे पानी। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप द पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें ये सुनिश्चित करना था कि हमारी पंपिंग ऐसी हो कि जितना पानी आ रहा है वो बाहर निकल जाए, यानी पानी के अंदर आना की मात्रा और पानी को बाहर फेंकने की मात्रा बराबर रहे, कम से कम। पंपिंग ऐसी हो, यानी पंपिंग पे काफ़ी कुछ निर्भर था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। पेस यानी रफ्तार। तुम्हारे खाने का पेस बहुत तेज है यार। पेस यानी रफ्तार। वो पेस बॉलर है, क्रिकेट में होता है ना पेस बॉलर। पेस यानी स्पीड, रफ्तार। सो उसकी स्पीड ऐसी रहे कि जितना पानी आ रहा हो, पंप उतना ही पानी बाहर फेंक दे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। सेल माने पाल, मास्ट यानी मस्तूल। अब हम दूसरा कोई सा उसमें पाल नहीं लगा पाए। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. खतरे थे अभी। एक तो हमारे पास पाल शायद नहीं था जिससे कि हम उसे नया पाल लगा सकें मास्ट में, मस्तूल में, जो बहुत ज़रूरी था, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। उसके साथ ही दूसरी समस्या ये भी थी कि जो रिगिंग था, वो प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी समय जो जहाज़ का जो हिस्सा टूट गया है उसको पुल अपार्ट कर देगा। पुल अपार्ट मतलब अलग अलग खींच देगा। पुल करना मतलब आप जानते ही हैं, खींचना। तो जहाज़ के दोनों तरफ के हिस्सों को जो अलग अलग खींच रहा था, मतलब किसी भी समय जहाज़ टूट सकता था। और क्यों? प्रेशर के कारण। किस चीज़ का प्रेशर? पानी की तरंगों का, लहरों का, तीव्र हवाओं का।
pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we'd hoist the storm jib and headed for where I thought. तो हमने क्या किया, इस डर से कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए, we hoisted the small jib, storm jib. हमने छोटा वाला जिब जो होता है, स्टॉर्म जिब जिसे बोलते हैं, उसे हमने लगा लिया, उसे हॉइस्ट कर दिया एंड हेडेड फॉर. टू हेड फॉर मतलब की ओर निकल पड़ना, की ओर निकल पड़ना. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर. वो मास्ट तो हम नहीं लगा पाए बड़ा वाला जिसमें बड़ा पाल लगता है, लेकिन छोटा वाला हमने लगा लिया क्योंकि उससे कम से कम हमको जहाज़ को थोड़ा दिशा तो देना था ना. छोटे मास्ट से भी दिशा दी जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन कम से कम ये हमने लगा लिया. वी कुड हॉइस्ट द स्मॉल वन एंड मूव्ड टुवर्ड्स द आइलैंड. मेरे कैलकुलेशन के अनुसार जिस दिशा में वो द्वीप था, हम उस दिशा की ओर चल पड़े. हमने जहाज को उधर मोड़ दिया. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर. मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स. अब देखिए 36 घंटे हो चुके, खाने पीने की कोई चर्चा नहीं, यानी खाना पीना हुआ नहीं. बच्चे भी भूखे होंगे, वो दोनों पंप मैन भी भूखे होंगे और लगातार मशीन चलाते चलाते कितने पस्त हो गए होंगे. और यहाँ नरेटर स्वयं की जिसकी पसली टूटी थी, दांत टूटा था, मुंह से खून निकला था, वो भी कितना भूखा होगा. इस दौरान मैरी को फॉर्चुनेटली क्या मिल गया, कॉर्न बीफ, मांसाहारी भोजन उसे मिल गया, और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलवेज 2 days. और इस प्रकार ईट से बना, ईट, एट, ईटन. एट माने खाया, मील यानी भोजन. आप दिन में कितना मील लेते हो, 2 मील, एक दोपहर का और एक रात का. मील यानी भोजन, MEAL, मील. और हिंदी में जो मील है वो मील का पत्थर, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइल, MILE, माइल. तो यहाँ मील है. इस प्रकार मैरी ने जब वो कॉर्न बीफ लाया और क्रैकर बिस्किट लाए, हम लोगों के साथ शेयर किया. 2 दिन बाद हम लोग कुछ खाए और हमारा पेट में कुछ गया. वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. 48 घंटे लगभग हो चुके थे. और सोचिए इस पूरे 48 घंटे में बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, भूख के नाम से कुछ नहीं कहा. बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. रेस्पाइट यानी आराम, RESPITE, रेस्पाइट यानी आराम. शॉर्ट लिव्ड माने क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड यानी शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए रहा. लिव माने रहना, जीना. तो जो हमारा आराम था वो कुछ ही क्षणिक के लिए रहा, क्षणिक रहा. आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. एट 4 PM, 4 तारीख की शाम के 4 बजे, देखिए 12 बजे के आसपास थोड़ी सी राहत मिली और 2-2 घंटे के गैप में थोड़ा सा आराम हुआ. पंप को भी आराम दिया. और फिर 2-3 बजे मैरी को बिस्किट और कॉर्न बीफ मिला. हम लोग कुछ खाए ही थे, थोड़ा सा राहत लिए ही थे. ये आराम क्षणिक साबित हुआ. 4 बजे क्या हो गया, ब्लैक क्लाउड बिल्डिंग अगेन बिहाइंड अस. हमारे पीछे फिर काले बादल छाने लगे. और कब छाए थे काले बादल, 2 तारीख की सुबह जो दृश्य दिखा था, 1 तारीख की शाम को जब निकले थे, ये काले बादल फिर छाने लगे. ब्लैक क्लाउड्स began building up again behind us. हमारे पीछे अब काले बादल आने लगे. And within an hour the wind was back to 40 knots. और 1 घंटे के अंदर जो हवा का झपार था, हवा का झोंका था, उसकी स्पीड भी तीव्र से तीव्रतर हुई, तीव्रतर से तीव्रतम हुई. और अब कितनी हो गई थी, 40 knots पर माइल, पर आवर. मैंने आपको बताया था
शुरू में कि नॉट जो होता है KNOT, नॉट होता है समुद्र की दूरी को नापने के लिए जो यूनिट का उपयोग होता है। जैसे ज़मीन में दूरी नापने के लिए किलोमीटर, मील, मीटर, तो ऐसी समुद्र की दूरी को किस में नापते हैं? नॉट को। और एक नॉट जो है वो लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है, एक नॉट। स्पेलिंग क्या है? KNOT। तो नॉट यानी समुद्री दूरी नापने का यूनिट। और नॉट का अर्थ एक और है, उसकी भी स्पेलिंग KNOT। नॉट माने गठान, उसका भी स्पेलिंग KNOT ही है। इस प्रकार नॉट के 2 अर्थ हैं। तो हम जिस नॉट की चर्चा कर रहे हैं वो समुद्री नॉट की चर्चा कर रहे हैं। जहाज की जो दूरी थी, जो स्पीड, समुद्र में जहाज के चलने की स्पीड को नॉट में नापा तो 40 नॉट्स पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी। बहुत तेज हो गई थी हवा, शाम 4 बजे होते होते। कल ही तो शाम को 5-1 बजे तूफान और सब शुरू हुआ था नाटक, ये ड्रामा। और आज फिर 24 घंटे हुए नहीं, फिर सिर पर वो इतनी ही बड़ी समस्या मुंह बाय खड़ी दिखाई देने लगी। Our respite was short-lived. At 4 p.m., black cloud began building up behind us. Within an hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और समुद्र की लहरें अब फिर ऊंची और ऊंची होने लगी। यानी मुझे वो पुरानी घटना, पुराना पिछले दिन का जो दृश्य था वो याद आने लगा। The weather continued to deteriorate. To deteriorate माने गिरावट आना। To deteriorate माने गिरावट आना। Your health is deteriorating. आपका स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। Your performance is deteriorating. आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो नंबर हैं वो गिरावट आ रही है। Your marks are not satisfactory. Your rank is falling and your परफॉर्मेंस इज डिटेरियोरेटिंग। आपका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे उतर रहा है, कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट। अब वेदर गॉड जो है, मौसम है, वो भी अब बद से बदतर होने लगा। हवा तो चलने ही लगी 40 नॉट पर। अंधकार अलग हो गया अचानक, काले बादल फिर छा गए, ब्लैक क्लाउड छा गए, हवा की तेज रफ्तार आ गई और समुद्र की लहरें भी अब अपना जलवा दिखाने लगी। एंड कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट। इस लगातार गिरावट ने हमारी चिंता बढ़ा दी और पूरी रात जो है वो स्थितियां खराब होती गईं। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय dawn on January 5 our situation was again desperate. डॉन मैंने आपको बताया था, डॉन यानी सूर्योदय। 5 तारीख की सुबह आते आते स्थिति और खराब हो गई। इट बिकेम डेस्परेट, और बुरी हो गई। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट माने गिरावट आना। थ्रू आउट द नाइट, रात भर स्थिति गिरती हो गई। रात भर में स्थितियाँ और बुरी होती गईं। एंड बाय डॉन सुबह आते आते, जनवरी 5 की सुबह आते आते अवर सिचुएशन माने स्थिति, लोकेशन नहीं। सिचुएशन का अर्थ लोकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन का अर्थ है स्थिति। द सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन इज बैड। उसके स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो सिचुएशन यानी स्थिति। अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। डेस्परेट होना मतलब बहुत बुरा हो जाना।